नमस्कार। कविग्राम के इस प्रांगण में आपका स्वागत है। कवियों का एक ऐसा गांव जहां पर कविता और कवियों की ही बात होती है। बहुत सारे मनोरंजन कार्यक्रम इस समय चलने लगे हैं जिनसे चुनौती है कविता की। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलने लगे हैं जिनके पास संगीत है, जिनके पास ग्लैमर है, लेकिन हमारे पास सिर्फ शब्द हैं और संस्कार हैं। हम इन शब्दों और संस्कारों को लेकर आपके बीच हैं। कवियों के इस गांव में जितने जरूरी हम हैं उतने जरूरी आप हैं। आप होठों पर तनिक मुस्कान रखना, हम हर एक मुस्कान में कुछ गम रखेंगे। गीत सुनने का सलीका आप रखना, गीत कहने का सलीका हम रखेंगे। मैं सबसे पहले मंच पर एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं जिसने बहुत कम समय में इस दुनिया को यह बताया है कि वो पीढ़ी जिसे फेसबुक की पीढ़ी कहा जा रहा है, वो पीढ़ी जिसे यह बताया जा रहा है कि वो इंटरनेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कारण बिगड़ गई है, उस पीढ़ी के पास भाषा है, उस पीढ़ी के पास कविता है। गंगा के किनारे से एक बहुत सलोना सा बालक हमारे बीच आता है जिसका नाम निकुंज शर्मा है। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करें निकुंज शर्मा का। निकुंज के बाद मैं आवाज दे रहा हूं एक ऐसी कवित्री को जो राजस्थान से हमारे बीच आई हैं और श्रृंगार शालीन रहते हुए भी आपको कैसे गुदगुदा सकता है, इसका उदाहरण उनकी कविताओं में मिलता है। आयुषी राखेचा उनका नाम है। दिल्ली में संभवतः आप लोग पहली बार उन्हें सुन रहे होंगे, लेकिन पूरे देश में इंटरनेट ने उनकी उपस्थिति दर्ज करा दी है। जोरदार तालियों से आयुषी राखेचा का स्वागत करें हम। अब मैं जिन्हें बुला रहा हूं वो कद काठी आकार इन सबसे बहुत वजनदार हैं, और यही महत्वपूर्ण नहीं है कि उनकी कद काठी वजनदार है, महत्वपूर्ण यह है कि उनके अशार भी वजनदार हैं। वो जो बातें कहते हैं वो भी वजनदार हैं। पिछले दिनों बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरे उनके लफ्ज अपनी जुबान से बोलते देखे गए हैं। प्रबुद्ध सौरभ, जिनको ये दुनिया अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में जानती है, आज मैं इस मंच पर उन्हें एक शायर के रूप में आवाज देता हूं। जोरदार तालियों से प्रबुद्ध सौरभ को बुलाएं। अब जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूं वो श्रृंगार की कवित्री हैं। इंजीनियरिंग करते हुए संवेदनाओं को जीना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मनीषा शुक्ला उस काम को बहुत बखूबी कर रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें अपने बीच मनीषा शुक्ला का। और एक कवि हमारे पास ऐसे हैं जिनके बारे में हम आज तक तय नहीं कर पाए हैं कि उनकी गजलियात ज्यादा अच्छी होती हैं या उनके गीत ज्यादा अच्छे होते हैं। मैं चाहता हूं गुणवीर राणा साहब मंच पर अपना स्थान लें। अनमोल सजावट है, अनमोल हंसी भी, बाजार में ऐसा कोई जेवर ना मिलेगा। तो हंसी के बिना कोई उत्सव नहीं रहता, और दुनिया की सबसे खूबसूरत हंसी वो होती है जो आंसुओं के साथ हंसना जानती हो। अरुण जैमिनी जी हरियाणा से हमारे बीच हैं। तमाम तरीके के आंसुओं को हंसी बनाकर कैसे आप तक पहुंचाया जाए इसको आप जानते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम बुला रहे हैं अरुण जैमिनी साहब को। पिछली एक सदी में अगर भारत में हास्य का एक आइकॉन बनाया जाए, हास्य का एक चित्र बनाया जाए कि भारत का हास्य, हिंदी का हास्य कैसा होना चाहिए, तो आप आंख बंद करके कागज पर जो लकीरें उकेरेंगे उसकी शक्ल जिस शख्स से मिलती है वो शख्स आज हमारे साथ हैं। मैं केवल नाम लूंगा और आपकी तालियां सूचित करेंगी कि उन्होंने क्या लोकप्रियता हासिल की है। मैं आवाज दे रहा हूं पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी को। मंच पर कवियों की उपस्थिति हो चुकी है। मैं पहले कवि को आवाज देना चाहता हूं। राजस्थान से हमारे बीच आयुषी राखेचा आई हैं। बहुत कम समय में बहुत खासी लोकप्रियता हासिल की है। राजस्थानी रंग भी मिलेगा,
राजस्थानी तेवर भी मिलेंगे और पति पत्नी के बीच की नोक झोंक भी मिलेगी। मैं आयुषी के लिए 4 पंक्तियां ये खर्च करता हूं कि दुष्यंत ने कहीं लिखा कि घंटियों की गूंज कानों तक पहुंचती है, एक नदी जैसे दहानों तक पहुंचती है, अब इसे क्या नाम दें, ये बेल देखो तो कल उगी थी आज शानों तक पहुंचती है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में आवाज देना चाहता हूं भविष्य की एक लाडली कवित्री आयुषी राखेचा को। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। जिन कवियों को मैं देखते सुनते बड़ी हुई हूँ, उनके साथ मंच साझा करने के भाव मात्र से मैं अंदर तक बहुत रोमांचित हूँ। बहुत बधाई देती हूँ कविग्राम को, चिराग जी को, प्रबुद्ध जी को, इतना अच्छा इन्होंने आयोजन सजाया है। मैं भी इंजीनियर हूँ और बस इतना चाहती हूँ कि कविताओं के नेटवर्क से जब मैं भावनाओं का संप्रेषण करूं, वो डेटा आप तक ट्रांसफर करूं, तो आप अपनी चेतना का वाईफाई ऑन रखें और मुझे बहुत अच्छे आयुषी, आभार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप सुनेंगे, मुझे ऐसी आशा है। आइए मैं प्रथम 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ। स्वागत आयुषी। कि तेरे दिल की विरासत की कोई जागीर हो मेरी, जहां दिल को सुकून मिल जाए वो तासीर हो मेरी, जहां दिल को सुकून मिल जाए वो तासीर हो मेरी। भले तू साथ ना रखना मुझे हर पल मेरे दिलबर, तेरे बटुए की पॉकेट में रखी तस्वीर हो मेरी। अच्छा है, अच्छी ख्वाहिश है, वाह वाह वाह। शादी के बाद में कैसा प्रेम होता है, हालांकि ये अपने आप में विरोधाभास है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से ये मुक्तक उठाने की कोशिश की है। एक दृश्य शायद शादीशुदा महिलाओं ने जिया होगा कि वो कभी पति का बटन टूटता है तो वो टांकती है, सुनिएगा वो। कि थका आता है दफ्तर से मेरे संग घूम लेता है। हालांकि मेरे पति तो सरकारी महकमे में अधिकारी हैं, लेकिन वो कभी थके नहीं आते क्योंकि उनके दफ्तर में काम ही नहीं होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आयुषी। कि थका आता है दफ्तर से जहां भर घूम लेता है, किचन में गुनगुनाती हूँ तो सुनकर झूम लेता है। किचन में गुनगुनाती हूँ तो सुनकर झूम लेता है। झुका कर सर कभी टूटे बटन में टाक देती हूँ, हथेली गाल पर रख कर वो माथा चूम लेता है। आभार, बहुत अच्छे, वाह। जिस गीत के लिए मुझे मंच से कहा गया है, उस गीत की भूमिका इतनी सी है कि जो पत्नी है वो पति के खाने पीने के अंदाज से बड़ी परेशान है। सारी होती है। पति खाने पीने का भी शौकीन है और पीने खाने का भी शौकीन है। अच्छा है, अच्छा है। और मैं तो जल जाजम और जीमण की धरती जोधपुर से हूँ, और राजस्थान के लोग खाने पीने से आगे कुछ भी नहीं समझते। हमारे घर तो जो कार्ड आता है, हमें कोई मतलब नहीं है किसकी शादी किससे है, कौन दर्शनाभिलाषी है, बारात कहाँ से कहाँ जाएगी। हम सिर्फ एक चीज देखते हैं और वो है प्रीति भोज का समय। 7 बजे से आपके आगमन तक। तो आइए मैं वो गीत आपको सुनाती हूँ। स्वागत, स्वागत। कि पत्नी परेशान है और पति खाने पीने का शौकीन है, तो पत्नी क्या गा रही है। स्वागत। कि बलम मारो खाबा को शौकीन, बलम मारो जीमण को शौकीन, जीमण को शौकीन, बलम मारो खाबा को शौकीन। मिनक लुगाया सो मतलब नाही हो, मिनक लुगाया सो मतलब नाही, मिनक लुगाया सो मतलब नाही, जीमण में तल्ली बलम मारो खाबा को शौकीन, बलम मारो जीमण को शौकीन।
कि गरम पराठा माखन वाला सुबह सुबह ही खावे। ओहो। गरम पराठा माखन वाला सुबह सुबह ही खावे, और लंच में राब सोगरो ने घीरो भोग लगावे। अरे दाल रोटी खो तड़को चावे, दाल रोटी खो तड़को चावे, और साथे नमकीन बलम मारो खावा को शौकीन, बलम मारो जीवन को शौकीन। भीड़ भाड़ में घुस जा बालम फाड़ धोती ओलावे। सुनिए कि भीड़ भाड़ में घुस जा बालम फाड़ धोती ओलावे, भर भर प्लेटा जीम जाम लेने जेबा में भर लावे। अरे जीमन बिन तड़पे यूं साजन, जीमन बिन तड़पे यूं साजन, जीव जल रे बिन मीन सजन मारो खाबा को शौकीन, बलम मारो जीमन को शौकीन। पंक्तियां सुनना कि पेट भटूरो नाक पकोड़ो। हाय हाय क्या सौंदर्य वर्णन है, ये बहुत ही लाजवाब बंदा है, इसको ध्यान से सुनना। आजकल वैसे सफल आदमी वही है, आदमी भले ही पीछे रह जाए लेकिन पेट आगे चला जाए। हाँ। कि पेट भटूरो नाक पकोड़ो गालड़ा दही बड़ा है, हाथ चीलड़ा टांग फाफड़ा न खावे पड़ा पड़ा है। भाई जिंदाबाद। हाथ चीलड़ा टांग फाफड़ा न खावे पड़ा पड़ा है, अरे चम चम जेड़ी गोल आखियां, चम चम जेड़ी गोल आखियां ने बालड़ा चाउमीन सजन मारो खा, बलम मारो जीवन को शौकीन। क्या नक्शिक वर्णन है, हाय हाय। एक बंद मैं आपको विशेष निवेदन करती हूँ कि हमारी भाषा का क्या सौंदर्य है। हाँ। अब वो रात को जब पति सोता है तो उसे खाने पीने के सपने आते हैं, तो वो क्या सोचता है कि रात रा साजन पलंग पौड़िया ने सपना सहज सुहाया। रात रा साजन पलंग पौड़िया ने सपना सहज सुहाया, और समझ इमरती कान लुगाई रा कच कच घड़ा चबाया। वो आप ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे कि मैं आप ही पर सुना रही हूँ ये। कि रात रा साजन पलंग पौड़िया ने सपना सहज सुहाया, और समझ इमरती कान लुगाई रा कच कच घड़ा चबाया। वाह समझी के प्रीत निभाई, वाह समझी के प्रीत निभाई, डाचो भर गयो हाय कमीण बलम। बलम मारो खाबा को शौकीन, बलम मारो जीवन को शौकीन। अंतिम बंद गीत का। पति परेशान हो चुका है और अब वो जवाब देना चाहता है। हमारे यहाँ सबको बोलने की स्वतंत्रता है, तो मैंने भी जो पति है उसको लोकतांत्रिक रूप में छोड़ा है। सुनिए तो पति क्या जवाब दे रहा है और देश की स्थितियां यदि आपको कहीं छू जाए तो फिर मुझे विदाई दीजिएगा। पति क्या जवाब दे रहा है सुनिए। कि माल्या खा गयो बैंक रो धन और खाकर होयो फरार जी। माल्या खा गयो बैंक रो धन और खाकर होयो फरार जी। नेता सारा देश खा गया ली नहीं एक डकार जी। बात है। मैं भोड़ो बस भोजन मांगू, मैं भोड़ो बस भोजन मांगू, हक मासू मत छीन। बलम थारो खाबा को शौकीन, बलम थारो जीवन को शौकीन, बलम थारो खाबा को शौकीन, बलम थारो जीवन को शौकीन। मिनक लुगाया सु मतलब नाही, मिनक लुगाया सु मतलब नाही, जीवन में तल्लीन। बलम मारो खाबा को आयुषी ने बहुत लाजवाब गीत पढ़े और
फख्र कर सकते हैं कि कविता की आने वाली पीढ़ी इनके हाथ में है, कविता का आने वाला दौर इनके हाथ में है, और शालीन रहते हुए भी हंसा जा सकता है, इसका उदाहरण आयुषी ने प्रस्तुत किया। मैं प्रबुद्ध सौरभ को कुछ शानदार गजलियात के लिए बुलाना चाहता हूं। मुझे किसी का एक शेर याद आता है कि जुल्म उर्दू पे भी होता है और निस्बत में लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। अब मैं आवाज दे रहा हूं शानदार गजलकार को जिनका नाम है प्रबुद्ध सौरभ। आप सबको प्रणाम करता हूं। अक्षर साधने के पहले पायदान पर पैर रखने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे सीधे सीधे कुछ गजलों से जुड़ना चाहता हूं। एक बार आप आदेश दे दें तो मैं गजलें शुरू करूं। स्वागत। बहुत शुक्रिया। आप सबका आदेश भी मिल गया है, मंच का भी आदेश मिल गया है। अक्षर की बात हमने की, वहीं से बात शुरू करता हूं इरशाद। कि तेरी दौलत रह जाएगी तेरे घर चौबारों तक। अच्छा। तेरी दौलत रह जाएगी तेरे घर चौबारों तक, मेरे अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक। वाह, बहुत शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरी दौलत उनकी दौलत रह जाएगी उनके घर चौबारों तक। हाँ। अपने अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक। और बात कफन की निकली थी पर रास्ते में नीलाम हुई। अच्छा। एक खास बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, आप समझ जाएंगे इसमें अगला शब्द जब आएगा तो। बात कफन की निकली थी पर रास्ते में नीलाम हुई, रंग बिरंगी चूनर हो गई जब पहुंची अखबारों तक। हाय हाय, जब हाय हाय, रंग बिरंगी बात कफन की, बहुत शुक्रिया, बात कफन की निकली थी, बात कफन की निकली थी पर, बहुत शुक्रिया, बात कफन की निकली थी पर रास्ते में नीलाम हुई, रंग बिरंगी चूनर हो गई जब पहुंची अखबारों तक। और जिसको जैसा रोग दिया है उसको वैसा चारागर, डॉक्टर, जिसको जैसा रोग दिया है उसको वैसा चारागर, बीमारों तक वैद्य जी पहुंचे शायर इश्क के मारों तक। हाय हाय, बीमारों तक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बीमारों तक वैद्य जी पहुंचे शायर इश्क के मारों तक। बहुत शुक्रिया। और एक गजल से के कुछ शेर आपको सुनाता हूं। मतला ये है कि मतला में एक शब्द है हिजरत। हिजरत का मतलब होता है अपनी जमीन छोड़कर कहीं जाना, जो आपको मजबूरी में जाना पड़ता है। मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता। हाय हाय हाय, वाह। मेरी आंखों से हिजरत, बहुत शुक्रिया, मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता। अगर यह जख्म भरना है तो ये भर क्यों नहीं जाता, अगर ये जानलेवा है तो मैं मर क्यों नहीं जाता। हाय हाय, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि अगर यह जख्म भरना है, अगर यह जख्म भरना है तो ये भर क्यों नहीं जाता, अगर यह जानलेवा है तो मैं मर क्यों नहीं जाता। और मेरे सारे रकीबों ने जमीनें छोड़ दी कब की। अच्छा। कॉम्पिटिटर, मेरे सारे रकीबों ने जमीनें छोड़ दी कब की, मगर अशार से मेरे वो तेवर क्यों नहीं जाता। मेरे सारे रकीबों ने जमीनें छोड़ दी कब की, मगर अशार से मेरे वो तेवर क्यों नहीं जाता। और एक समस्या जो आप सबके समस्या है, सबके साथ ऐसा होता है, कभी फुर्सत मिली किस्मत की चौसर से तो सोचूंगा, कभी फुर्सत मिली किस्मत की चौसर से तो सोचूंगा कि ख्वाहिश और हासिल का ये अंतर क्यों नहीं जाता। क्या बात, कि ख्वाहिश और, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कि ख्वाहिश और हासिल का ये अंतर क्यों नहीं जाता। और इस गजल का आखिरी शेर कि मुझे बेचैन करते हैं ये दिल पे अनगिनत धब्बे। अच्छा। मुझे बेचैन करते हैं, बहुत बेचैन करते हैं ये दिल पे अनगिनत धब्बे, जो जाता है वो यादों को मिटाकर क्यों नहीं जाता, जो जाता है वो बहुत बेचैन, बहुत शुक्रिया, बहुत बेचैन करते हैं, बहुत बेचैन करते हैं ये दिल पे अनगिनत धब्बे, जिंदाबाद, जो जाता है वो यादों को, बहुत शुक्रिया, मिटाकर क्यों नहीं जाता। और एक गजल के कुछ शेर आपके लिए लेकर आया हूं कि नई गजल है, आप इसको मोहब्बत देंगे। मेरी उम्मीद और गुजारिश है आपसे कि दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए, खत्म। दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए, दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए, और बढ़ता भी नहीं है कि दवा हो जाए। दर्द, बहुत शुक्रिया, दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए,
दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए और बढ़ता भी नहीं है कि दवा हो जाए। है मुझे इल्म कि ये ख्वाब है, आयुषी ने ख्वाब की बात की थी। है मुझे इल्म कि ये ख्वाब है पर ख्वाब में ही, है मुझे इल्म कि ये ख्वाब है पर ख्वाब में ही मेरे अल्लाह उसे मुझसे वफा हो जाए। मेरे अल्लाह, है मुझे इल्म कि ये ख्वाब है, बहुत शुक्रिया, है मुझे इल्म कि ये ख्वाब है पर ख्वाब में ही मेरे अल्लाह उसे मुझसे वफा हो जाए। और उसका एहसान ही इतना है मेरी सांसों पर, अच्छा, उसका एहसान ही इतना है मेरी सांसों पर, गैर मुमकिन है कि सांसों से अदा हो जाए। हाय हाय, गैर मुमकिन है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, गैर मुमकिन है कि सांसों से अदा हो जाए। और एक शेर मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, कि वक्त को कर दे कलम खुद को स्याही कर ले, वक्त को कर दे कलम खुद को स्याही कर ले, तेरा सोचा हुआ किस्मत का लिखा हो जाए, तेरा सोचा हुआ किस्मत का लिखा हो जाए। और आखिरी शेर संभालिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस शेर पर, समझेंगे तो यकीनन बहुत मजा आएगा। शेर है कि लाख अच्छा हो तू मेरा जो नहीं खाक अच्छा। बहुत शुक्रिया, लाख अच्छा हो, भरपूर मिश्रा, दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए और बढ़ता भी नहीं है कि दवा हो जाए। लाख अच्छा हो तू मेरा जो नहीं खाक अच्छा, इससे अच्छा है तू सच में बुरा हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाज, इससे अच्छा है, लाख अच्छा हो तू मेरा जो नहीं खाक अच्छा, इससे अच्छा है कि तू सच में बुरा हो जाए। और एक नज्म से आपको जोड़ना चाहूंगा, जो माहौल रह रह कर बनता है, बना दिया जाता है, जिस माहौल के जो एलिमेंट्स हैं उसमें जो लोग हैं वो हम और आप नहीं हैं, उसमें सियासत के लोग हैं। को इसमें कश्मीर का रेफरेंस लिया गया है। कश्मीर की दो तस्वीरें हैं, एक खूबसूरत कश्मीर, जन्नत है, स्वर्ग है, बहुत प्यारा है डल झील, और एक कश्मीर जो सियासत की वजह से, जहां हमने खून खराबा देखा, जहां हमने बहुत परेशानियां देखी, जहां हमने जीवन का सत्यानाश देखा। तो कश्मीर का रेफरेंस ले रहे हैं। सियासत क्या करना चाहती है हमारे साथ, ये सुने कि लड़ें झगड़ें भिड़ें काटें कटें शमशीर हो जाएं तलवार, लड़ें झगड़े भिड़ें काटें कटें शमशीर हो जाएं, बटें बांटें चुभें एक दूसरे को तीर हो जाएं, मुसलसल कत्ल गारत की नई तस्वीर हो जाएं, सियासत चाहती है हम और तुम कश्मीर हो जाएं। क्या कहने, सियासत चाहती है, बहुत शुक्रिया, सियासत चाहती है हम और तुम कश्मीर हो जाएं, लड़ें झगड़ें भिड़ें काटें कटें शमशीर हो जाएं, बटें बांटें चुभें एक दूसरे को तीर हो जाएं, मुसलसल कत्ल गारत की नई तस्वीर हो जाएं, सियासत चाहती है हम और तुम कश्मीर हो जाएं, सियासत चाहती है हम और तुम कश्मीर हो जाएं, सियासत चाहती है किस तरह नफरतों के बीज बो जाए, कि हिंदी और उर्दू किस तरह तकसीम हो जाए। आपने अभी एक शेर सुनाया था, सियासत चाहती है नफरतों के बीज बो जाए, कि हिंदी और उर्दू किस तरह तकसीम हो जाए, सियासत जानती है किस तरह हम पर करे काबू, वो इंसान मार कर दे तुम्हें मुस्लिम मुझे हिंदू, वो इंसान मार कर दे, वो इंसान मार कर दे तुम्हें मुस्लिम मुझे हिंदू, मगर ठंडे जहन से मुद्दा ये सोचने का है, मगर ठंडे जहन से सोचना तो होगा, मगर ठंडे जहन से मुद्दा ये सोचने का है, तेरी मेरी लड़ाई में मुनाफा तीसरे का है। क्या कहने, तेरी मेरी लड़ाई में, मगर ठंडे जहन से मुद्दा, बहुत शुक्रिया, सोचने का है, तेरी मेरी लड़ाई में मुनाफा तीसरे का है, तो आखिर क्यों हम उनका हासिल तदबीर हो जाएं, तो आखिर क्यों हम उनका हासिल तदबीर हो जाएं, सियासत चाहती है हम और तुम कश्मीर हो जाएं, सियासत चाहती है हम और तुम कश्मीर हो जाएं। ये इसका नकारात्मक पहलू था। अब पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, बाकी मोहब्बत की निशानी है, अभी भी वक्त है, बाकी मोहब्बत की निशानी है, अभी गंगा में धारा है, अभी जमुना में पानी है, अभी भी वक्त है, बाकी मोहब्बत की निशानी है, अभी गंगा में धारा है, अभी जमुना में पानी है, अभी अशफाक बिस्मिल की जवानी याद है हमको, अभी अशफाक बिस्मिल की जवानी याद है हमको, अभी अकबर की जोधा की कहानी याद है हमको, अभी रसखान के कान्हा भजन घुलते हैं कानों में, अभी रसखान के कान्हा भजन घुलते हैं कानों में, अभी खुसरो के होली गीत बजते हैं दलानों में, आज रंग है, अभी रसखान के कान्हा भजन घुलते हैं कानों में, अभी खुसरो के होली गीत बजते हैं दलानों में, अभी शौकत दिवाली में मिठाई लेके आता है, अभी शौकत दिवाली में, आपकी दाद चाहिए कि अभी शौकत दिवाली में मिठाई लेके आता है,
अभी दीपक आज़ादारी में मातम भी मनाता है मुहर्रम, अभी 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 शौकत दिवाली में मिठाई लेके आता है, अभी दीपक आज़ादारी में मातम भी मनाता है, अभी भी वक्त है ऐसा ना हो सब भूल कर हम तुम, अभी भी वक्त है ऐसा ना हो सब भूल कर हम तुम, बदी के एक विशेले ख्वाब की ताबीर हो जाएं, सियासत चाहती है हम और तुम कश्मीर हो जाएं, सियासत चाहती है हम और तुम। बहुत शुक्रिया। जाते जाते 4 लाइनें, वो 4 लाइनें जिसके लिए चिराग भैया भी कह रहे थे और जो टेलीविजन सेट्स के कई जगह से अलग अलग बॉलीवुड के लोगों के माध्यम से आप तक पहुंची, कि ना दौलत ना शोहरत मांगे ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे, ना दौलत ना शोहरत मांगे ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना इतना केवल मांगे, कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे, और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल हम लोग बच्चों की तरह लड़ने लगे, आजकल हम लोग बच्चों की तरह लड़ने लगे, चाबियों वाले खिलौनों की तरह लड़ने लगे। कौन सा सत्संग सुनकर आए हैं बस्ती के लोग, लौटते ही 2 कबीलों की तरह लड़ने लगे। ये 4 मिसरे राजगोपाल सिंह जी की थे, और सौभाग्य ये है कि भारत की जो राजनीति है वो साहित्य की बहुत पक्षधर है, क्योंकि साहित्य का काम समाज को सुधारना होता है। मैंने एक कविता लिखी समाज की किसी विद्रूपता पे, समाज सुधर गया तो कविता मर गई, राजनीति उसे सुधरने नहीं देती। हमारे पास एक ऐसा गीतकार है जो सारी सांप्रदायिकता से हटकर गंगा की उत्ताल तरंगों पर छुपे हुए कुछ शब्दों को गीत बनाने का हुनर जानता है। मैं निकुंज शर्मा को आवाज देता हूं, और इस हौसले के साथ आवाज देता हूं कि जब कोई नया परिंदा परवाज की ओर बढ़ता है तो यकायक पर खोल कर वो उड़ने नहीं लगता, वो पहले रुक कर, डर कर, सकुचा कर जमीन में अपने पंजे गड़ाता है। उस समय वहां चलने वाली हवाएं उसके परों को जितना दुलार देती हैं, उससे यह निर्धारित होता है कि उसकी परवाज कितनी ऊंची होगी। आज इस बड़े मंच पर भविष्य का एक बड़ा रचनाकार, जिसको पढ़कर मैं रोता हूं, जिसकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि यार ये गीत मैंने क्यों नहीं लिखा, वो रचनाकार आपको सौंप रहा हूं। बहुत बड़ा मन आपका मानता हूं और एक बहुत बड़ा कवि आपको सौंपता हूं, आपकी जोरदार तालियों के बीच निकुंज शर्मा। मां शारदा को नमन करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मंच पर कविता के शिखर पुरुष और सभी वरेण्य कवि उपस्थित हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि उनके बीच में मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला है। मैं 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। आपका मन मांगता हूं, सुनिएगा। स्वागत। मैं तुझसे जंग या रंजिश से नहीं डरता हूं। अच्छा। मैं तुझसे जंग या रंजिश से नहीं डरता हूँ, किसी मुश्किल किसी बंदिश से नहीं डरता हूँ। लाख कर ले खड़े तूफान मेरी राहों में, लाख कर ले खड़े तूफान मेरी राहों में, जिंदगी में तेरी साजिश से नहीं डरता। क्या कहने, आहा, कि जिंदगी में तेरी साजिश से नहीं डरता हूँ। और आइए, उम्र के जिस दौर में, अनुभव के जिस स्कूल में हूँ, उस सिलेबस का एक मुक्तक आप तक पहुंचाता हूँ और भीड़ में और सामने बैठे इन तमाम गुलाबी चेहरों के नाम करता हूँ। सुनिएगा। एक सूरज को उजालों की जरूरत क्या है, एक सूरज को उजालों की जरूरत क्या है, जाम आंखों के है प्यालों की जरूरत क्या है, आपके छूने से। अब अगली पंक्ति पर आपका समर्थन चाहता हूं। आपने भी कहीं अगर कोई गुलाबी चेहरा देखा और आपको भी ऐसा महसूस हुआ हो तब पढ़ता हूं। अच्छा।
एक सूरज को उजालों की जरूरत क्या है, जाम आंखों के है प्यालों की जरूरत क्या है, आपके छूने से हो जाए गुलाबी तन मन, आपको रंग गुलालों की जरूरत क्या है, कि आपको रंग गुलालों की जरूरत क्या है। निकुंज का एक गीत जिसने मुझे बहुत आकृष्ट किया, वो गीत गंगा पर है, जिसकी मैंने पहले भी जिक्र किया। गंगा एक ऐसी जीवन धारा है, गंगा को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। नेहरू जी ने कहीं ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अस्थियां गंगा में बहा देना, तो मुझे लगेगा कि मैं पूरी सृष्टि में समाहित हो गया। तो वो गंगा, उसके किनारे बैठकर निकुंज जैसी आयु का कोई बालक भारत के किस दर्शन को देखता है, जीवन के किस दर्शन को देखता है। मैं दावा करता हूं, अगर इस गीत में शुरू की कुछ पंक्तियों से आप जुड़ गए तो अगले जो 5 मिनट इस हॉल में बीतने वाले हैं वो एक अलग चरम को ले जाने वाले कुछ 5 मिनट होंगे। आप लोग एक बार मन एकाग्र करें, बहुत जोरदार तालियों के साथ एक अद्भुत गीत के लिए आवाज दें निकुंज को। मैं वो गीत आप तक पहुंचाता हूँ, मेरा प्रिय गीत है ये। बनारस मेरा एक बार जाना हुआ तो वहाँ 80 घाट पर मैं बैठा था। वहाँ बैठकर मैंने क्या देखा, वो इस जीवन दर्शन को मैंने इस गीत में रेखांकित करने का प्रयास किया है। गंगा एक ऐसी नदी है जो हमारे जीवन में मृत्यु से, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हर जीवन संस्कार में सम्मिलित होती है। मैंने पूरे जीवन दर्शन को इस गीत में रेखांकित करने का प्रयास किया है। मैं गीत आप तक पहुंचाता हूँ, थोड़ा सा ठहराव का गीत है तो आपका मन चाहिएगा, निवेदन करता हूँ, सुनेगा। मैंने देखे गंगा तट पर घाट 80, मंदिर चौखट पर राम सिया की धुन में डूबे, बाबा तुलसी मानस गाते। मैंने देखे गंगा तट पर घाट 80, मंदिर चौखट पर राम सिया की धुन में डूबे, बाबा तुलसी मानस गाते। मैंने देखे, और कैसा विरोधाभास देखने को मिला, सुनिए। जप तप त्याग समर्पण देखे, बिछुड़न आंसू तर्पण देखे। जप तप त्याग समर्पण देखे, बिछुड़न आंसू तर्पण देखे। मिलन आस था धर्म उपासक, उत्सव खुशियों के क्षण देखे। मैंने देखे गंगा तट पर केवट की विनती पर हठ पर, वनवासी धनु धारी रघुवर, अपने पद पंकज धुलवाते। मैंने देखे गंगा तट पर। और जीवन एक और, जहाँ भोग का नाम है वहीं त्याग का भी नाम है। और मैंने गंगा के तट पर दोनों को साक्षात देखा। वन समर्पित करता हूँ, सुनेगा। स्वागत निकुंज। प्रेमी प्रेम जताते देखे, रूठा प्यार मनाते देखे। प्रेमी प्रेम जताते देखे, रूठा प्यार मनाते देखे। संत कबीरा जीवन साखी, एक तारे पर गाते देखे। संत कबीरा
जीवन साखी एक तारे पर गाते देखे मैंने, देखे गंगा तट पर, मैंने देखे गंगा तट पर मन्नत के धागे एक वट पर, देखी उस वट की चौखट पर एक सुहागन दीप जलाते मैंने देखे, मैंने देखे, मैंने देखे। अब गीत का अंतिम बंद, जब कभी भी मुझे कुछ अभिमान होता है किसी चीज पर तो मैं ये पंक्तियां गुनगुना लेता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ, सुनेगा। स्वागत भाई। एक बालक को हंसते देखा, एक चिता को जलते देखा, जिंदाबाद। एक बालक को हंसते देखा, एक चिता को जलते देखा, कुछ घाटों पर उगता सूरज, कुछ घाटों पर ढलते देखा। हाय हाय। मैंने देखे, मैंने देखे, मैंने देखे शव मर घट पर, और उसी मर घट के तट पर काशी विश्वनाथ शिव शंभु जन्म मरण का फंद छुड़ाते। मैंने देखे, मैंने देखे, मैंने देखे गंगा तट पर घाट असी मंदिर चौखट पर, राम सिया की धुन में डूबे बाबा तुलसी मानस गाते। निकुंज की छोटी छोटी आंखें सन 2022 में काशी में बैठकर केवट से पैर धुलवाते राम देख पा रहे हैं। निकुंज की छोटी छोटी आंखें एक घाट पर सूरज उगता देख रही हैं और एक घाट पर सूरज ढलता देख रही हैं। ये चमत्कार कवि तभी कर पाता है जब सामने उस चमत्कार को स्वीकारने वाले लोग बैठे हों। इतिहास गवाह है भारत का कि जब विद्यापति बहुत बूढ़े हो गए और गंगा किनारे नहीं जा पाते थे, तो गंगा की एक धारा ने अपनी राह बदलकर विद्यापति के आश्रम से गुजरना शुरू किया कि कोई कवि बिना गंगा के रह ना जाए, इसलिए गंगा ने अपना मार्ग बदल लिया। इन सब कवियों के पास ऐसी एक एक गंगा है, इन सब कवियों के पास ऐसा एक एक दर्शन है। आप लोग जितना मन से कवि सम्मेलन सुनना शुरू करेंगे, उतना आगे के कवि सम्मेलनों की राह तय होगी। हम सबके पास नदियां हैं। निकुंज ने बहुत बढ़िया नदी का गीत सुनाया। अब मैं जिन्हें बुला रहा हूं उनके पास नदी नहीं है, उनके पास जोड़ है। उन्हें नदी वदी से कोई लेना देना नहीं, 2 लोटे पानी की जरूरत होती है, अगला जोड़ से भर लाता है। उनका नाम है अरुण जैमिनी। गमों का दौर है, गमों का दौर है, आफत में जान है, लेकिन कुछ ऐसा रंग चढ़े रंग और हो जाए, फिर एक बार उत्सवों पे नूर आया है, फिर एक बार ठहाकों का दौर हो जाए। जोरदार तालियों में आवाज दें अरुण जैमिनी जी को। बहुत शानदार ढंग से आप सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार तो अपने लिए ही ताली बजा दो। हरियाणा वाला एक बतेरा। क्योंकि हमारे यहाँ हास्य जो है वो बड़े सामान्य संवाद में हो जाता है। वो बेटा बोला अपने बाप से, बोले बापू माँ तना खान न बुला रही है।
बोले बापू माँ तना खान ने बुला रही है। बोले बाकी खा लिए। बोले हाँ बस तू ही रह रहा है। अब ये बहुत सामान्य संवाद है, इसमें कहीं अतिरिक्त जाने की, ये बड़ा सामान्य मामला है हमारे यहाँ। आरुषि ने क्या बढ़िया पत्नी और प्रेम और पति पत्नी के संबंधों पे वो मायके चली गई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पति पत्नी का मामला बड़ा अलग है जी। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया। बोले मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। तो इतने तरह का काम है ही नहीं। वो एक की पत्नी मर गई, फूंक फांक के घर आया। हाँ फूंक फांक के घर ही आता आदमी, और क्या। अच्छा घर आते उसने विस्की का पैक बनाया। इतनी देर में बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, तूफान सा आने लगा। तो विस्की की चुस्की लेते हुए पति बोला लगता ऊपर पहुंच गई है। तो हमें हास्य के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता। बहुत सामान्य मामले रहते हैं, उनमें ही काम हो जाता है। हाँ वो एक गांव में एक बाबा जी आए हुए थे, तो पता लगा एक के कोई औलाद नहीं है। तो बाबा जी बोले भाई मैं बद्रीनाथ जाऊंगा, तुम्हारे नाम का दिया जलाऊंगा, भगवान ने चाही तो औलाद हो जाएगी। 12 साल बाद बाबा उसी गांव में वापस आया तो देखा वो महिला 11 बच्चों से घिरी हुई है। बोले तुम्हारे हैं? बोले हाँ जी। बोले इसका मतलब मेरा दिया जलाना सफल रहा, भगवान ने मेरी सुन ली। बोले इन बच्चों का बाप नजर नहीं आ रहा। बोले जी वो बद्रीनाथ गया है। बोले क्या करने? बोले दिया बुझाने। बहुत अच्छे। तो हमें तो बाद में दिया बुझाने की भी जरूरत पड़ती है जी। वो एक साधु बैठे थे, धुनी रमा रखी, चटाई बिछा रखी, धुनी रमा रखी। वो एक छोरा पहुंच गया जो सबसे बूढ़ा बाबा था, उसको हाथ दिखा के बोला बाबा एक छोरी ने बहुत प्यार करूं हूं पर वो घास ही ना डालती। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई। बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे। बहुत अच्छे भाई साहब। तो हमारे यहाँ तो बाबा सारे चटाई वाले ही हैं। वो एक प्रेमी ने प्रेमिका से कहा मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हमारे यहाँ ही संभव है जी। एक कविता का आदेश मैंने ले लिया। दे तो कौन रहा है? दे तो कौन सके है। हाँ। ससुराल का भी जिक्र किया था। अरे हाँ हमारे यहाँ ससुराल का भी मामला बड़ा अलग है। वो दामाद जो है जब विदा हो रहा था, सास ने तिलक किया और 21 रुपए हाथ में रख दिए। बताओ जी आज के जमाने में 21 रुपए कौन ले? है बोले सासू रहने दे। वो क्या बटेव ले ले। आधे घंटे तक यही बहस होती रही। वो क्या सासू रहने दे, वो क्या बटेव ले ले। इतनी देर में साली बोल पड़ी, हे जीजा ले लेना, 6 केले ही तो लाया था। करा लो खातिरदारी। तो हमारे यहाँ सारे संबंध हास्य रस में है जी। बहुत आनंद का मामला है और ये आनंद रहना चाहिए। एक कविता में सुनाता हूँ, कहते हैं जी समाज ने उसे अपराधी बना दिया। ये आपने अक्सर सुना होगा, परिस्थितियों ने अपराधी बना दिया, समाज ने अपराधी बना दिया। अपराधी कोई जन्म से नहीं होता। मैं कैसे अपराधी बना? ओहो। हाँ ऐसा नहीं है, मैं कोई कपड़े ही वैसे हैं बस। एक रात जब मैं कवि सम्मेलन से घर आया तो दरवाजों को अपने स्वागत में खुला पाया। हाय हाय। अंदर कवि की कल्पना या बेरोजगार के सपनों की तरह सारा सामान बिखरा पड़ा था। हाय हाय। और मैं हूट हुए कवि की तरह खड़ा था। क्या क्या गिनाऊं सामान, बहुत कुछ चला गया था श्रीमान। बस एक ट्रांजिस्टर में बची थी थोड़ी सी ज्योति जो घरघरा रहा था। मेरे देश की धरती सोना उगले। बहुत अच्छे। सुबह होते ही लोग आने लगे।
चाय पीकर और उपदेश पिलाकर जाने लगे। मेरे गम में अपना गम गलत करने के लिए ठूस ठूस कर खाने लगे। चोरी हुई सो हुई, चीनी पत्ती दूध पर पड़ने लगा डाका। 2 ही घंटों में खाली डिब्बों ने मेरा मुंह ताका। मेरी परेशानी देखकर मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने ऐसा पड़ोसी धर्म निभाया, मुझसे पैसे लिए और पत्ती चीनी के साथ समोसे भी ले आया। इसी तरह चाय पिलाते पिलाते, चोरी का किस्सा बताते बताते सुबह से शाम हो गई। गला बैठ गया और आवाज खो गई। 75वें आदमी को जब मैंने बताया तो गले में 2 ही शब्द बचे थे, हो गई। अगले दिन मैंने दरवाजे जितना एक बोर्ड बनवाया और उसे दरवाजे पर ही लगवाया, जिस पर लिखवाया, भाइयों और बहनों, कल रात जब मैं घर आया तो मैंने पाया कि मेरे यहाँ चोरी हो गई। चोर काफी सामान ले गए, मुझे दुख और आपको खुशी दे गए, क्योंकि मैं जानता हूं वो हर आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, आहा आहा। वो हर आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। कृपया अपनी खुशी मेरे साथ शेयर ना करें, अंदर आकर चाय मांगकर शर्मिंदा ना करें। आपका आदर्शनाभिलाषी। आदर्शनाभिलाषी, बहुत अच्छे। लेकिन उस बोर्ड को पढ़कर एक सज्जन अंदर आया। मैंने अपना गला सहलाते उसे बोर्ड दिखाया। वो बोला, भाई साहब बोर्ड मत दिखाओ, हुई कैसे ये बताओ। एक पत्रकार मित्र ने तो पूरी कर दी बर्बादी। अगले दिन ये खबर अखबार में ही छपवा दी। अब क्या था, मेरी जेब में मच गया हाहाकार। दूर दूर से आने लगे जाने अनजाने यार, दोस्त, रिश्तेदार। एक दूर के रिश्ते की मौसी बोली, बेटा आज तो मेरा व्रत है, आज तो बस मैं फल और मेवे ही खाऊंगी। और जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाय राम। एक दोपहर जब मैं खाना खा रहा था तो एक सज्जन अंदर आए और मेरी थाली अपनी तरफ सरकाई और मेरी तरफ सवालिया निगाह उठाई। कितना नुकसान हो गया, क्यों रो रहा है? मैंने कौर उसके मुंह में जाते हुए देखा और कहा, क्या बताऊं, नुकसान तो अब तक हो रहा है। क्या बढ़िया दृश्य, आए हाय, आहा। 10 दिन बाद मैंने हिसाब लगाया, चोरी तो 10,000 की हुई थी, पर उसका हाल बताने में 15,000 का खर्चा आया। मैंने सोचा बचे कुचे पैसे भी ठिकाने लग गए तो कहां जाऊंगा, ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो मारा जाऊंगा। अगले 2 दिन मैं और इसी तरह से जिया, पर तीसरे ही दिन मैंने एक ऐतिहासिक और घनघोर फैसला किया। ऐतिहासिक फैसला किया, अपने भीतर फौलादी इच्छा शक्ति भर ली और उसी रात पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ चोरी कर ली। शर्मा जी के यहाँ। अगले दिन मैंने सुबह का नाश्ता शर्मा जी के यहाँ जमाया, अपने आने वाली भीड़ को उनके यहाँ डाइवर्ट करवाया, पत्रकार मित्र से कहकर अखबार में छपवाया और दूर के रिश्ते की मौसी को उसके दूर के रिश्ते की बुआ बनवाया। अब जब जब भी उसकी घर की घंटी बजती, मेरे भीतर के जानवर को बहुत खुशी मिलती। हाय हाय हाय, आहा। अब जब जब भी उसके घर की घंटी बजती, मेरे भीतर के जानवर को बहुत खुशी मिलती। मैं मन ही मन कहता, अबे शर्मा राम भरोसे, ले और खा समोसे। अब शर्मा जी की तबीयत बुझ गई, मेरी खिल गई। जिसकी पिछले 13 दिन से इंतजार थी, वो शांति मुझे मिल गई। क्या बात है, वाह वाह। मेरी जेब में पड़ा आखिरी 100 का नोट अब किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यहाँ चोरी किसने की और मोहल्ले में अगली चोरी कौन करेगा। शुक्रिया। अपराध को भी ठहाकों तक कैसे लाया जाए, ये हुनर अभी आपने देखा। एक बार जोरदार तालियां अरुण जेमिनी जी के लिए।
कविता के उद्दीप्त सितारों उसको कलरव से दुलराना जिसने कविता के आंगन में अभी अभी अंगड़ाई। न झुकती हैं न मिलती हैं, तमाशा खूब करती। बहुत अच्छे, हाय हाय। दोस्तों, जिसको कहते हैं इंसानियत, बेशक, बेशक। वो गरीबों के घर में मिलेगी तुम्हें। अपनी बीमार माँ की दवा के लिए एक बच्चे ने कल कॉपियां बेच दी। क्या कहने, फिर बोली ये ठीक नहीं, अपनी ऐसी लीक नहीं, लिखने पढ़ने के दिन हैं, आगे बढ़ने के दिन हैं, ये बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत पढ़ लेंगे, अभी ना मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। बहुत बढ़िया। ए जी, मैं तो मरा पीछे स्वर्ग में जाऊंगी, पर तेरो के हो गो, मैं बोलो मेरो तो मालूम तो नहीं, पर ईश्वर बहुत रोवेगो। कवि का ये दायित्व होता है कि वो बाबा तुलसी के राम को स्पर्श किए बिना उनके पास से एक ऐसी पगडंडी पर राम को लाकर खड़ा करें जहां राम की गरिमा भी बनी रहे और कथा भी एक नया मोड़। दादी कहती पंख लगाकर उड़ जाता है ऐसे ही कवि सम्मेलनों की भारत में आवश्यकता है कि हर कवित्री और कवि की कविता शानदार और हर कवि और कवित्री दमदार। सबके चेहरों पे जो मुस्कान खिलने का कार्य चिराग जी और उनकी टीम ने किया वो वाकई काबिले तारीफ है। इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। दर्शकों की तालियां भी बौछार, गजब का।